नमस्कार दोस्तों, VR क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं हमारी CGPSC मुख्य परीक्षा की सीरीज़ का पेपर 7, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय समाज और सामाजिक विधान की। जैसा कि आप जानते हैं, ये भाग 1 का पहला टॉपिक है और इसी से आपका 7वां प्रश्न पत्र चालू होता है। तो आपने हमारे पहले के वीडियो भी देखे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय समाज विश्व के आरंभिक विकसित समाजों में से एक है। यदि हम समाज की जब भी बात करेंगे, जब से मानव का विकास हुआ है और मानव जब से सांस्कृतिक हुआ है या समाजीकरण हुआ है जब से उसका, तो समाज की जो परंपरा है वो नज़र में आई है या विश्व के अंदर आई है। तो भारतीय समाज की यदि हम बात करें तो भारतीय समाज प्रारंभिक विकसित सभ्यताओं में से या समाजों में से एक है। भारतीय समाज अपनी विविधता और विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। यदि हम इसमें समाजशास्त्रीय रूप से इसको लिखना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, जैसा कि एक समाजशास्त्री है हमारे भारतीय एमएन श्रीनिवासन, इन्होंने कहा कि भारतीय सामाजिक संरचना की जो प्रमुख संरचना है वो इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है। तो यदि हमको इसे लिखना है भारतीय समाज को, यदि आपको 3 लाइन या 30 शब्दों में लिखना है तो आप यही लिख सकते हैं कि भारतीय समाज विश्व के आरंभिक विकसित समाजों में से एक है। भारतीय समाज विविधता एवं विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है। और एमएन श्रीनिवासन ने भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख संरचना इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को बताया है। अब जब विविधता की बात आ रही है तो विविधता क्या है, तो इसे हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से यदि विविधता की मैं बात करूं तो क्षेत्रीय और भौगोलिक विविधता पहली दिखती है। यदि आप देखें अपने भारत के यदि भौगोलिक क्षेत्रफल को देखें तो आप देखेंगे कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक इसका विस्तृत भूभाग है। ये जो पूरे भूभाग है ये एक जैसे नहीं है। यदि आप देखेंगे तो उत्तर में आपको बहुत ही शीत जलवायु नजर आएगी, तो वहीं आप यदि दक्षिण की ओर जाएंगे या आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको वहीं पर ये गर्म जलवायु देखने को मिलती है। तो इन सभी क्षेत्रों की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो सब अलग अलग हैं। तो एक तो ये विविधता हो गई। दूसरी विविधता की मैं बात करूं तो भाषाई विविधता। यदि हमारे देश की हम बात करें तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा है, जो संविधान के अनुसार 22 भाषाएं हैं जो हमने अनुसूची 8 में रखी हुई हैं, और उसके अतिरिक्त हमारी जो बोलियां हैं वो लगभग 1652 बोलियां हैं जो 4 भाषा परिवार से आती हैं। ये 4 भाषा परिवार की भी यदि हम नाम देखें तो ये है ऑस्ट्रिक परिवार, द्रविडियन परिवार, इंडो यूरोपियन परिवार और साइनो तिब्बत परिवार। जैसे द्रविडियन में हम यदि बात करें तो हमारे यहाँ जो बोलियाँ बोली जाती हैं, जैसे कि आप खासतौर से दक्षिण छत्तीसगढ़ की यदि बात करें, यदि मैं बस्तर की बात करूँ तो गोंडी है और भतरी है, हल्बी है। ये सब में द्रविड़ का प्रभाव आपको, द्रविड़ परिवार का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम विविधताओं में बात करें तो प्रजाति विविधता है। प्रजाति विविधता में यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग रंग रूप के लोग यहाँ पे विद्यमान हैं या यहाँ निवास करते हैं, वो जो प्रोटो एस्ट्रोलाइड हैं या फिर अन्य प्रकार के जितने भी इंसान यहाँ पर विविधता के रूप में पाए जाते हैं, उस प्रजाति विविधता की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। धार्मिक विविधता की यदि हम बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम एक पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे पंथ और बहुत सारे धर्मों का समावेश है जो हमें एक यूनाइट भी करता है और हमारी विविधता को भी ये दर्शाता है कि हम धार्मिक रूप से भी कितने उज्जवल हैं। जैसे हमारे यहाँ बौद्ध हैं, हमारे यहाँ जैन हैं, हमारे यहाँ हिंदू हैं, हमारे यहाँ पारसी हैं। विश्व की ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं जातिगत विविधता की, तो भारतीय समाज की जो एक शुरुआत में यदि हम देखें तो ये विशेषता भी हो सकती है। वर्तमान में हम देखें तो इसे आप कुरीति भी बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था पाई जाती है। तो जातिगत विविधता भी है हमारे देश में। सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो यदि आप उत्तर में जम्मू में जाएंगे तो जम्मू की जो संस्कृति है वो दक्षिण की संस्कृति से कहीं अलग है, उसके बावजूद भी हम एक हैं। तो ये हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। और जाति व्यवस्था, जो जातिगत विविधता है और जाति व्यवस्था है जो हमारे यहाँ, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का, ये हमारी भारतीय समाज की विविधता को दर्शाता है। तो यदि आप समाज में विविधताओं की बात करेंगे तो इन सब टॉपिक में आप ऐसा करके लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय से लेकर सांस्कृतिक विविधता तक हमारे देश में, समाज में विविधता पाई जाती है। अब
यदि जहाँ विविधता है तो वहाँ समस्याएं हैं, जहाँ देश है वहाँ पर समस्याएं भी हैं। इतना बड़ा देश है हमारा। यदि हम इसमें समाज में बात करें, समाजीकरण जहाँ भी होता है, जहाँ भी समाज है, वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में मतांतर हो सकते हैं, तो उस समाज में समस्याएं भी हो सकती हैं। तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में समस्याएं क्या हो सकती हैं, तो वो यदि हम देखें तो हम कुछ टॉपिक में उसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बहुधार्मिक समाज, यदि ये हमारी विशेषता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए समस्या भी है कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ऐसा 4 मुख्य धर्म हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ यदि बहुसंख्यक में है तो कुछ अल्पसंख्यक में है। तो हम बहुधार्मिक समाज हैं, तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को लेकर जो मन में एक विशेषाधिकार को लेकर जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं हमको अपने भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं कभी कभी सांप्रदायिक तनाव का भी रूप लेती हैं। दूसरा है हमारा इसी से जुड़ता हुआ टॉपिक, जातीय संघर्ष एवं वर्ग संघर्ष। यहाँ जातीय संघर्ष और वर्ग संघर्ष की बात जो हो रही है, ये मजदूर और मालिक की नहीं हो रही है, ये आपस में जो जातीय संघर्ष और वर्ग संघर्ष है। जैसे कि मान लीजिए हमारी वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, तो उसमें से जो हमारा चौथा वर्ण है, जिसे हम शूद्र वर्ण कहते हैं, उसे कालांतर में ज्ञान के अभाव के कारण जो उसे दलित या छुआछूत का सामना करना पड़ा, उसके कारण समाज में एक वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ, जिसे आगे जब हम इसका निदान देखेंगे, निदान के रूप में जब हम इसके लिए सरकार ने जो प्रयास किया या समाज ने जो प्रयास किया छुआछूत को उन्मूलन करने को लेकर, या जो भी विधान बनाए, वो वही बात हम सामाजिक विधान की हम बात आगे करेंगे। तो ये समस्याओं का एक प्रमुख पहलू है, जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट है बहुभाषीय समाज। बहुभाषी समाज हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से समस्याओं के रूप में यदि हम बात करें तो दिक्कत होती है बहुभाषी समाज में क्या, सभी को अपनी भाषा को लेकर एक गर्व की अनुभूति होती है कि मेरी जो भाषा है वो सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक बात करें तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न राज्यों की अपनी राज्य भाषा है जिसे वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एकीकरण की समस्या को उत्पन्न करता है देश के अंदर आर्थिक अखंडता को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समुदाय की चुनौती। यदि इसकी मैं बात करूं कि ये क्या है, तो ये प्रमुख समस्या देश के अंदर आती है। यदि अल्पसंख्यक समुदाय अपने जितने भी उसके अधिकार हैं उसको लेकर यदि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, या उसे ये लगता है कि हमारा इस देश में वैसा विकास नहीं हो पाएगा जैसा हमारा यदि हम बहुसंख्यक होते तो हमारा हो पाता, तो ये भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज में एक चुनौती है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके मन में असुरक्षा की भावना को कैसे दूर करें। फिर नेक्स्ट समस्या जो इसमें हम चर्चा करेंगे वो है असामान्य जनसंख्या वृद्धि। वर्तमान में आप देख रहे हैं 2011 की जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से हम विश्व में दूसरे नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। लगभग 135 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, और ये जो असामान्य जनसंख्या वृद्धि है ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज में एक समस्या का रूप, भयावह रूप पैदा कर सकती है, क्योंकि उस आधार पे यदि हमारा आर्थिक विकास नहीं हो पाया या हमारा सामाजिक विकास नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं ये जातीय संघर्ष को बढ़ावा देगा। स्त्री एवं बच्चों की असुरक्षित स्थिति के बारे में बात करें तो जितने भी ऐसे लोग जो असुरक्षित रहते हैं या शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं, उनकी असुरक्षा किसी भी समाज में एक व्यापक समस्या के रूप में आती है। इसमें खासतौर से स्त्री और बच्चों की जो असुरक्षा है वह प्रमुख भूमिका में होती है। उसके बाद है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की धीमी प्रक्रिया। नगरीकरण और औद्योगिकरण विकसित देशों का एक प्रमुख आधार है। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय समाज आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। हम विकासशील देश जरूर हैं, लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है वो आज भी हम कृषि को मानते हैं। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण की जो धीमी प्रक्रिया है ये भी हमारे देश की या हमारे समाज की एक प्रमुख समस्याएं हैं। ऐसा करके आप यदि इसको एक पॉइंट में अपने हिसाब से यदि 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में आप इसको समराइज करते हैं तो ये आपके लिए भारतीय समाज में समस्याओं को लेकर ये आपका एक ब्रीफ नोट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये है भारतीय समाज को हमने 3 मुख्य भागों में बांटा था। भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज की जो परिभाषा है वो क्या है, भारतीय समाज में विविधता और भारतीय समाज में समस्याएं। ठीक है, मेरा ख्याल है इतना हमारे मेंस के टॉपिक के लिए इतना पर्याप्त है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इससे ज़्यादा और क्या इसमें लग रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि इसका दूसरा टॉपिक सामाजिक विधान। जैसा कि अभी हमने समस्याओं के बारे में चर्चा की है, तो समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है। तो समस्याओं के निदान के लिए भारतीय समाज या भारत देश जो है, जब वो
स्वतंत्र नहीं भी हुआ था तब से लेकर वर्तमान तक विभिन्न समय में अलग अलग नागरिकों की या समाजों की ज़रूरत के हिसाब से या उनका विकास करने के लिए जब भी कोई ऐसा कानून लागू किया गया जो सामाजिक रूप से उन्हें उन्नत करता है, ऐसे विधानों को हम सामाजिक विधान का रूप देते हैं। ये हमें सरकार में संविधान के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, इसलिए इसे सामाजिक विधान कहा जाता है। तो यदि हम इसकी परिभाषा देखें सामान्य शब्दों में तो हम बोल सकते हैं सामाजिक विधान राज्य द्वारा बनाए गए वे कानून होते हैं जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक विघटन को रोकने तथा समाज सुधार के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ये तो हो गया आपका सामान्य अर्थों में। यदि आपको कोई ऐसा कोड करना है तो एक कोड बहुत अच्छा है और सरल है। योजना आयोग के अनुसार प्रचलित कानूनों तथा वर्तमान आवश्यकताओं के बीच की दूरी को कम करने वाले विधान को सामाजिक विधान कहा जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है। प्रचलित कानून और वर्तमान आवश्यकताओं के बीच की दूरी को कम करना ही सामाजिक विधान कहा जाता है। सामाजिक विधान का जो संबंध है वो व्यक्ति और समूह के कल्याण की वृद्धि और सामाजिक क्रियाकलापों के प्रभावपूर्ण एवं निर्बाध संचालन से है। मतलब कुल मिला के आप यदि इसे सामान्य अर्थों में समझें तो सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है उसका जो निदान यदि सरकार कर रही है वो आपका सामाजिक विधान के अनुसार वो करती है, जिसमें लोक कल्याण की भावना आपको दिखती है। ऐसा कोई भी कानून जो लोक कल्याण की भावना से उद्भूत होता है वो सभी कानून सामाजिक विधान के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधन एवं उपयुक्त अवसर प्राप्त करना सामाजिक विधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। और यदि हम इसकी और अन्य विशेषताओं की बात करें तो नई स्थितियों के लिए वैधानिक संरचना का निर्माण, यहाँ मैंने लिखा है नई स्थितियाँ जैसे कि मान लीजिए कि पुरातन काल में सती प्रथा विद्यमान थी। 510 ईस्वी में हमें एरण अभिलेख से पहली बार सती प्रथा का वर्णन मिलता है, लेकिन क्या वर्तमान में वो सही है? तो 1829 में जो सती प्रथा अधिनियम लाया गया और वर्तमान भारत में भी सती प्रथा को जो बैन किया गया वो क्यों किया गया? समाज की आवश्यकता के अनुरूप किया गया, समाज का विकास करने के लिए। यही सामाजिक विधान है, जैसे नई स्थितियों के लिए वैधानिक संरचना का निर्माण। नेक्स्ट है राष्ट्र के वर्तमान सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु। ये इसकी अन्य विशेषता है कि वर्तमान में यदि हमें, जैसे मान लीजिए अस्पृश्यता को हमने अनुच्छेद 17 के द्वारा अपराध घोषित किया, तो ये हमारी वर्तमान आवश्यकता थी कि हम देश में क्या चाहते हैं? हम सामाजिक समता चाहते हैं, हम समरसता का भाव कि देश का हर व्यक्ति ये सोचे कि हाँ मैं स्वतंत्र भारत देश का नागरिक हूँ, इसलिए हमने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया। तो ये राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकता थी, तो इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने एक विधान लाया। ये भी सामाजिक विधान का एक उदाहरण है। तो इसे हम दो प्रमुख भागों में यदि बांटें तो हम क्या लिख सकते हैं? सामाजिक विधान का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो यदि इसे हम दो भागों में बांटें तो एक है नियमन की स्थिति उत्पन्न करना एवं सुरक्षा करना। नियमन का मतलब आप समझ रहे हैं, नियमन का मतलब होता है कि नियमों से या कानूनों से या विधि से। सेकंड है सामाजिक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करते हुए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना। सामाजिक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करते हुए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है सामाजिक विधान का क्षेत्र। तो भारत में यदि हम देखें तो हमने सामाजिक विधान का जो क्षेत्र है उसे 6 क्षेत्रों में बांटा है या 6 श्रेणियों में बांटा है। ये जो 6 श्रेणियां हैं हमारी, ये हैं, पहला है धार्मिक एवं दातव्य न्यासों से संबंधित विधान। मतलब इसे आप सामान्य अर्थों में ये समझिए कि इसमें बहुत सारे कानून आएंगे जो धर्म से संबंधित कानून है, चाहे वो अल्पसंख्यक के लिए हो चाहे वो बहुसंख्यक के लिए हो। यदि उससे संबंधित कोई भी कानून बन रहा है तो वो धार्मिक एवं दातव्य न्यास से संबंधित विधान के अंतर्गत आएगा। सेकंड है निराश्रित व्यक्तियों से संबंधित विधान। जैसे कि मान लीजिए आज प्रदेश ने या राष्ट्र ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू की या अटल पेंशन योजना लागू की, ये निराश्रित व्यक्तियों से संबंधित विधान है, तो इसे हम सामाजिक विधान के अंतर्गत ही लेते हैं। तो निराश्रित व्यक्तियों से संबंधित विधान, ये सेकंड है। तीसरा है बाधितों से संबंधित विधान। बाधितों का मतलब इसमें है कि जो किसी भी रूप में पिछड़े हुए हैं, अविकसित हैं, या जो बहुत अंत्योदय स्तर का व्यक्ति है, जो अंतिम स्तर में खड़ा व्यक्ति की यदि हम बात करें, उनसे संबंधित जो विधान है, जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से बाधित SC, ST और बच्चों से संबंधित कोई भी विधान है वो बाधितों से संबंधित विधान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है शोषण का सरलता पूर्वक शिकार बनने वाले वर्गों से संबंधित विधान।
शोषण का मतलब इसमें बंधुआ बेगार मजदूरी वाले भी आ जाएंगे, इसमें महिलाएं भी आ जाएंगी, इसमें बच्चे भी आ जाएंगे। तो जो भी शोषण से संबंधित विधान आएंगे वो सभी विधान इस श्रेणी के अंतर्गत बनेंगे। फिर नेक्स्ट है विचलित व्यवहार वाले व्यक्तियों से संबंधित विधान, जैसे कि हमारे यहाँ बाल मजदूरी है, या बाल अपराध है, या वैश्यावृत्ति है, या भिक्षावृत्ति है, या मद्यपान है, या दूध क्रीड़ा है, जो पोकर वगैरह से संबंधित विधान जो है उसे रोकने के लिए जो विधान बनते हैं, उन सभी विधानों को विचलित व्यवहार वाले व्यक्तियों से संबंधित विधान के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट और आखिरी है मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों से संबंधित विधान। ऐसे लोग जो अर्ध विक्षिप्त हैं या पूर्ण रूप से विक्षिप्त हैं, उनका जो यदि राष्ट्र को या राज्य को यदि उनका सुरक्षा करनी है या उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी है, उससे संबंधित जो भी कानून यदि राज्य या राष्ट्र बनाता है उसे हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। देश में यदि हम बात करें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश बदलने वाली अनेक विधियों का निर्माण किया गया है, और आज का यह जो परिष्कृत समाज है ये इन्हीं विधियों की देन है। तो इसमें आप उदाहरण के तौर पे क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान सामाजिक विधान के लिए एक महत्वपूर्ण किताब है या एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें सती प्रथा निवारण कानून, इसे भी आप डिटेल में ब्रीफ कर सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट है बहु विवाह निषेध कानून, जो भारत में पहले बहु विवाह प्रचलित था उसे रोकने के लिए जो कानून बनाया गया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसी के अंतर्गत है। नेक्स्ट है भ्रूण हत्या निषेधित कानून। हमारे यहाँ हमारे भारतीय समाज की एक बहुत कुरीति रही है कि हमारे देश में जो है भ्रूण हत्या का बहुत प्रचलन रहा है, जिससे लिंगानुपात बहुत सालों तक हमारा कम रहा। तो उसको रोकने के लिए भी जो कानून बना भ्रूण हत्या निषेध कानून, वो भी इसी सामाजिक विधान के अंतर्गत हम इसमें उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। और अलग अलग हम लिख सकते हैं, इसमें बाल विवाह प्रतिषेध कानून लिख सकते हैं, दहेज निरोधक अधिनियम लिख सकते हैं, छुआछूत विरोधी कानून लिख सकते हैं, जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो हमारे जो सिलेबस में भी है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर वीडियो लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जितने भी ऐसे कानून हैं इसे आप सामाजिक विधान के उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि आप इसका एक निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो बहुभाषी है, विविधताओं से भरा हुआ है, और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के हितों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हमारे देश में अलग अलग विधान बनाए गए हैं। इन विधानों की संख्या जरूर बहुत अधिक है, किंतु हर किसी का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए ये जरूरी है। फिर भी हम यदि देखें स्वतंत्र भारत में आज भी जो कमी है वो ये है कि आज भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर पाए हैं, जो हमारे भाग 4 में उल्लेखित है। यदि हम अभी तक उसे हम लागू नहीं कर पाए हैं तो ये कहीं ना कहीं एक रूपता का जो नागरिक विधान है, एक रूपतापूर्ण नागरिक विधान आज भी हम नहीं बना पाए हैं। तो ये एक हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और यदि हम इसका परिणाम देखें तो हम ये देखते हैं कि जो संप्रदायवाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, ये जो समस्याएं हैं हमारे सामने आज विद्यमान है, और हमारे देश की एकता और अखंडता को लेकर एक खतरा जो हमको नज़र आता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से नज़र आता है। तो यदि इसे दूर करना है तो हमें सामाजिक विधान को लागू करवाना सख्ती से बहुत ज़रूरी है, ऐसा आप एक निष्कर्ष इसका लिख सकते हैं। तो ये था पूरा हमारा भारतीय समाज और सामाजिक विधान जो पूरा टॉपिक था। ये पूरा का पूरा आप ऐसा इसको समराइज करके अपना नोट्स बना सकते हैं, और यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है मुझे लगता है कि ये आपके लिए इतना पर्याप्त होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल से ज़रूर जुड़ें और हमारे टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।